अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोएम को, लेकिन इस पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आखिर पोइट इस पूरी की पूरी पोएम में क्या बातें करना चाहता है। एक्चुअली है क्या कि एक शाम का वक्त है और जो पोइट है वो गांव के ही एक कब्रिस्तान, चाहे तो उसे कब्रिस्तान कहो, इंग्लिश में चर्चयार्ड, ग्रेवयार्ड कुछ भी बोल सकते हो, वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। अब कब्रिस्तान में क्या होगा, कब्रें ही कब्रें होंगी, तो उसके सामने गांव के गरीब और अनजान लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। गरीबी और अभाव के कारण इन लोगों के विकास को कभी भी, यानी कि अपना डेवलपमेंट करने के लिए कभी भी कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और उनकी जो प्रतिभा है वो दबी की दबी रह गई। ऐसा किसको लगता है? ऐसा कवि को लगता है। ठीक है, और इसी कविता में ऐसे ही निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को, ग्रामीणों के प्रति ये जो पोइट है ना, वो सहानुभूति प्रकट करते हुए दिखाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। स्टेंजा नंबर 1 की पहली लाइन में बताया गया है कि द कर्फ्यू टोल्स। द कर्फ्यू का मतलब होता है घंटी, टोल्स मीन्स बजती है। द नेल, नेल का मतलब वह घंटी जो किसी के मरने पर चर्च में बजाई जाती है। आ पार्टिंग डे, पार्टिंग डे का मतलब होता है विदा लेता हुआ दिन या समाप्त तो हो गया। जो दिन है वो मुदने वाला है, दिन है जो समाप्त हो रहा है। मतलब ये हुआ कि चर्च में शाम को बजने वाली घंटी विदा होते हुए दिन की सूचना दे रही हैं। जब वो घंटी बजती हैं तो पता लगता है कि दिन समाप्त होने वाला है। जो बाहर किसान जो है काम कर रहे होते हैं उन्हें भी पता लग जाता है। अगली लाइन में कहा गया है द लोइंग हर्ड। लोइंग का मतलब होता है रंभाते हुए, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, यानी कि ग्रुप ऑफ कैटल कहते हैं। बिंड का मतलब होता है हवा, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर मीन्स के ऊपर। दी ली, ली का मतलब होता है बंदरगाह, चरगाह, क्या बोलते हैं, चरगाह। दीप, अब इसका मतलब क्या हुआ कि रंभाते हुए जो पशु हैं या रंभाते हुए जो पशुओं का झुंड है वो धीरे धीरे चरगाह पर चल रहा है। चरगाह से मतलब वही जो घास का मैदान है उसके ऊपर चल रहा है। और तीसरी लाइन में कहा गया दी प्लोमैन। प्लोमैन का मतलब होता है हल चलाने वाला, यानी कि किसान। होमवर्ड का मतलब होता है घर की ओर। प्लॉड्स का मतलब कदमों से। हिज मीन्स अपने। बेरी का मतलब थके हुए। बे मीन्स रास्ते पर। तो यहाँ पर देखो एक शब्द आया है बेरी बे। बेरी बे में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्यों है समझो। देखो यहाँ पर जो बेरी एडजेक्टिव है, बेरी एडजेक्टिव कहाँ पे लगा होना चाहिए? प्लोमैन के आगे लगा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर, और जबकि इन्होंने लगा कहाँ दिया है? बे के आगे। इसका मतलब थका हुआ कौन है? थका हुआ तो किसान है ना कि रास्ते। और यहाँ पे कह रहा है रास्ते थके हुए। नहीं, रास्ते कभी नहीं थकते, रास्ते पर चलने वाला किसान थका हुआ है। तो इस एडजेक्टिव को बे के आगे ट्रांसफ़र कर दिया है, इसीलिए इस लाइन में क्या है? ट्रांसफ़र एपिथेट है। अर्थात मतलब ये हुआ कि थका हुआ हल चलाने वाला किसान धीरे धीरे घर की ओर जा रहा है। और फिर लास्ट लाइन में देखो एंड लीव्स, छोड़ रहा है दी वर्ल्ड, दुनिया को, टू डार्कनेस एंड टू मी। ठीक है, लीव्स का मतलब होता है छोड़ना, दी वर्ल्ड दुनिया को, टू डार्कनेस मीन्स अंधेरा, एंड टू मी मेरे लिए, और इस संसार को अंधकार के लिए और मेरे लिए छोड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कही गई है कि गिरजाघर से बजने वाली जो घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इससे पता चलता है कि दिन समाप्त हो गया और रात आने वाली है। पशु रंभाते हुए घर की ओर चल पड़े हैं। दिन भर के परिश्रम से थका हुआ किसान भी अब धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा है। कब्रिस्तान में अंधेरा छा गया है, अब वहाँ अंधकार और कवि के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अगला स्टेंजा। Now fades the glimmering landscape of sight. Now means of fades का मतलब होता है मुरझा जाना, कम हो जाना, डिम हो जाना। The glimmering का मतलब होता है चमक। लैंडस्केप ऑन द साइड, साइड का मतलब दृश्य। अर्थात कुछ समय पहले जो लैंडस्केप कवि की आंखों के सामने चमक रहा था वह अब सूर्य ढलने के कारण फेड हो रहा है। ठीक है, उसकी चमक कम हो रही है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है जरा सी देर के बाद।
अगली लाइन देखो, एंड और ऑल द एयर अ सोलेम्न स्टिलनेस होल्ड, एंड और ऑल द एयर, ऑल द एयर, एयर मीन्स हवा, सोलेम्न का मतलब होता है गंभीर, एकदम सीरियस, स्टिलनेस का मतलब होता है शांति, यानी कि सोलेम्न स्टिलनेस, पूर्ण शांति छाई हुई है। कहाँ पूर्ण शांति छाई हुई है? पूरे वातावरण में। ऑल द एयर, एयर से मतलब यहाँ पर क्या है? होल वातावरण, यानी कि सारे वातावरण में और मैदान में एक गहरी शांति छाई हुई है, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण जो है वो गहरी शांति में डूबा हुआ है, वहाँ पर कोई कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर अगली लाइन है सेब। सेब का मतलब यहाँ पर बचाना नहीं होगा, सेब का मतलब के अतिरिक्त या के सिवाय, के अलावा। बेयर दी बीटल, किसके? उन्होंने कहा पूरे के पूरे मैदान में, वातावरण में शांति है, किसके अलावा? बीटल के पंखों के भुनभुनाने के अलावा। बीटल क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसके 4 पंख होते हैं। बिल्स का मतलब होता है चक्कर काटता हुआ उड़ता है। ड्राउनिंग फ्लाइट, हिज ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब भुनभुनाहट करते हुए। और तुमने देखा होगा जब बीटल अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ता है तो भुनभुनाहट की आवाज़ आती है। और फ्लाइट मीन्स क्या होता है? उड़ना। मतलब ये हुआ बिल्स हिज ड्राउनिंग फ्लाइट, चक्कर काटता हुआ उड़ता है और उड़ते समय अपने तेजी से गति करते हुए भुनभुनाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है। तो वही आवाज़ वहाँ की शांति को भंग कर रही थी। अगली लाइनें देखो, एंड और ड्राउजी टिकलिंग लुल द डिस्टेंट फोर्ड, एंड ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है ऊँघना, उनीदा, निद्रालु। और टिंकलिंग, टिंकलिंग का मतलब होता है टन टन की आवाज़, अर्थात ड्राउजी टिकलिंग का मतलब पूरा समझ लीजिएगा कि दोनों का मतलब होगा धातु की जो बनी हुई घंटी नहीं होती है, जैसे मान लो हम जानवरों के गले में जिसको लटका देते हैं, हम उसी का यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि किसी भी धातु की बनी हुई घंटी की आवाज़ जो पशुओं के गले में बंधी होती है, तथा पशुओं, जब भी पशु गर्दन हिलाते हैं तो गर्दन हिलाने के साथ साथ में वो घंटी भी बजती है, उसी को हम कहते हैं वो उन्हीं दे निद्रालु पशु अपनी घंटी को बजाते हुए लुल द डिस्टेंट फोल्ड्स। फोल्ड्स का मतलब होता है ऐसी जगह है, फोल्ड्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर पशुओं और भेड़ों को रखा जाता हो, अर्थात बाड़ा। क्या कहेंगे? बाड़ा। अब पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से समझ लो। कवि एक देहाती चर्च की 4 दीवारी के अंदर बनी हुई कब्रिस्तान में बैठा है, इतना कंफर्म है। वह क्या बिल्कुल वहाँ पर अकेला है, कोई दूसरा नहीं है। और धीरे धीरे अंधकार सब बढ़ता जा रहा है। कब्रिस्तान का जो वातावरण है वो गंभीर एवं शांत है। यह गंभीर और शांति कभी कभी जैसे मवेशी घंटी बजाते हुए आ जाते थे, या जो बीटल पक्षी होता था वो भुनभुनाती हुई आवाज़ उसकी, वो उसकी शांति को भंग कर रही थी। कुछ दूर स्थित जो इन कैटिल थे, जो पशुओं का झुंड था, इनका एक शैडो बना हुआ था, बाड़ा बना हुआ था, उसमें अल्प निद्रित यानी कि आधे सोए हुए, ड्राउजी टिंकलिंग कह सकते हो, आधे सोए हुए आधे जगे हुए पशुओं के गले में जो बंधी हुई घंटी की आवाज़ जो उसके सिरों के हिलाने से उत्पन्न होती थी से बाधित हो जाती थी। वैसे तो पूरे क्षेत्र में शांति शांति थी, लेकिन इन 2 चीज़ों से, बीटल से और पशुओं के गले में बंधी हुई घंटी से उस जगह की शांति क्या हो रही थी? बाधित हो रही थी दोस्तों। अब हम लोग स्टेंजा नंबर 3 की पहली लाइन को डिस्कस करेंगे। पहली लाइन में बताया गया है सेब। सेब का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। डेड फ्रॉम यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब वहाँ यानी कि देयर। और आईवी एक प्रकार का हरा भरा वृक्ष होता है, अर्थात लता कह सकते हो। आईवी मेंटल टावर, मेंटल टावर, टावर ये जो हमारी चर्च है, चर्च का ऊपरी हिस्सा यानी कि गुंबद या बुर्ज कह सकते हो आप उसे, वहाँ से। दी मॉपिंग ऑयल, मॉपिंग ऑयल सदा शांत रहने वाला उल्लू। डज करता है टू द मून, मून से, चंद्रमा से क्या करता है? कंप्लेन, शिकायत करता है। आप सच ऐसे राहगीरों की शिकायत करता है। एज वॉन्डरिंग, जो भटकते रहते हैं। नियर हर सीक्रेट बार, नियर मीन्स के पास, और किसके पास?
हर सीक्रेट, उसके सीक्रेट यानी कि जो छुप करके जो पत्तियां हैं, लता जो आइवी क्रीपर है, ठीक है, जो वृक्ष है हरा भरा, उसकी पत्तियों के बीच में उसका आउल का उल्लू का एक घोंसला बना हुआ है, तो वहाँ पर छुपा हुआ है, इसीलिए सीक्रेट। और बाउर का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। तो आप सच का मतलब एक वांडरर मैन होता है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उल्लू जो है वो चांद से उन राहगीरों की शिकायत करता है जो उसकी शांति को वहाँ से गुजर करके भंग कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब, और अगला अच्छा लास्ट लाइन का भी देख लो, मतलब मोलेस्ट, एक शब्द आया है मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब होता है कि डिस्टर्ब द प्लेस एंड लोनलीनेस, कोई भी शांति को भंग कर दे तो उसे हम कहते हैं मोलेस्ट कर देना। मोलेस्ट हर एंसेंट, उसकी प्राचीन सॉलिटरी रेन। सॉलिटरी रेन का मतलब होता है एकांतवास को, एकांत राज्य को, यानी कि अपनी पुरानी आदत के अनुसार जो आउल होता है, उल्लू होता है, वो जंगल के अंदर ऐसे एकांत स्थान पर रहना चाहता है, लेकिन ये जो आने जाने वाले राहगीर हैं वो उसकी एकांत की शांति को भंग कर रहे हैं। एक बार स्टेंजा नंबर 3 को फिर से तेज़ी से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो कवि है वो देहाती चर्च में अकेला बैठा हुआ है, वह विचारों में खोया हुआ है, लेकिन उस शांति में भी वह एक उल्लू की आवाज़ सुन रहा है। किसकी आवाज़ सुन रहा है? उल्लू की आवाज़ सुन रहा है। यानी कि वहाँ पर देखो, पहले पैराग्राम में किसकी आवाज़ आ रही थी? बीटल की आवाज़ आ रही थी जो कि उस शांति को भंग कर रही थी। इसके बाद जो है वापस लौटते हुए पशुओं के झुंड, जो पशुओं का झुंड था, उनके गले में बंधी हुई जो घंटियां थीं, घंटियों के बजने की आवाज़ आ रही थी, उससे वो शांति भंग हो रही थी। अब इस पैराग्राफ में बताया है कि एक उल्लू है और उल्लू के बोलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो उल्लू कहाँ से बोल रहा है? आईवी मेंटल टावर से। और ये उल्लू क्यों बोल रहा है, क्यों ये आवाज़ कर रहा है? तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी की शिकायत कर रहा हो। किसकी? किसी पथिक की। और यहाँ पर जो पथिक बोला है वो कवि ने खुद के लिए बोला है, अपने आप को। यानी कि जैसे कि ये उल्लू जो है ना, वो किसी पथिक की चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो, कंप्लेन कर रहा हो। तो बात समझ में आ गई। क्या कहा गया है कि गिरजाघर के अहाते का वातावरण भी बिल्कुल क्या है? शांतिपूर्ण है, लेकिन वहाँ एक आवाज़ है। वो आवाज़ किसकी है? उल्लू की है, जो सामने स्थित आईवी लताओं से ढके गिरजाघर का जो मेंटल टावर है, बुर्ज है, उससे आ रही है। वहाँ पर एक असंतुष्ट उल्लू चंद्रमा से कवि की शिकायत कर रहा है। क्या कर रहा है? कवि उसके छिपे हुए घोंसले के आसपास घूम रहा है और इस प्रकार पुराने ज़माने से चले आ रही बुर्ज पर उसके शासन करने की अधिकार, यानी कि उसकी जो शांति है वो भंग हो रही है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर 4 की पहली लाइन को। और पहली लाइन में बताया गया है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म डेट यू ट्रीज सेड। इसका मतलब ये हुआ कि बीनीथ का मतलब होता है नीचे, दोज मीन्स उन, रग्ड का मतलब ऊबड़ खाबड़ यानी कि भद्दे, बेकार से, सूखे हुए। और एल्म का मतलब होता है, एल्म्स का मतलब एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, वृक्ष होता है। डेट यू भी एक सदाबहार वृक्ष होता है, यू ट्रीज। और इन एल्म और यू ट्री की छाया के नीचे। तो इस लाइन में दो तरीके के वृक्षों का जिक्र किया गया है, एक एल्म के वृक्ष का जिक्र किया गया और दूसरा यू ट्रीज की। और शेड मीन्स क्या बताया हमने? इनकी छाया के नीचे। अब छाया के नीचे बना क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा। भेड़, जहाँ पर हीव्स का मतलब होता है टीले, ओके, दिट, या कह सकते हो आप न, यानी कि सूखी घास कह सकते हो। टर्फ मीन्स, हीव्स मीन्स तो बता दिया मैंने टीला, टर्फ मीन्स क्या होता है? सूखी घास। इन मैनी, बहुत से। माउल्डरिंग हीव्स का मतलब होता है वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी, लेकिन वो सभी कब्रें कैसी हो रही थी? माउल्डरिंग थी। माउल्डरिंग का मतलब होता है नष्ट होती हुई, यानी कि वो सभी कब्रों की जो मिट्टी थी वो नष्ट हो रही थी। एंड ईच मीन्स प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल्स, इन हिज अपनी, नैरो सेल का मतलब होता है छोटी छोटी सेलों में। सेल यहाँ पर कब्रों के लिए बोला गया है। फॉर एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए। लेड का मतलब लेटे हुए थे, मरने के बाद
व्यक्ति जो है वो अपने छोटे छोटे कमरों में जा कर के हमेशा के लिए सो जाता है। और जो नैरो सेल्स, जो छोटे छोटे कमरे बोला गया है, वो किसके लिए? कब्रों के लिए बोला है। और इन नैरो सेल्स में जो हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, कौन लेटा हुआ है? दी रूड फोर फादर्स। वो अनपढ़ असभ्य फोर फादर का मतलब होता है, मान लो पूर्वज। ठीक है, हमारे कौन होते हैं? पूर्वज। एंसेस्टर के लिए कहते हैं, पुरखों के लिए कहते हैं फोर फादर। और ये सभी फोर फादर कौन से गांव के हैं? हैमलेट। देखो हैमलेट लिखा है, क्या लिखा है? हैमलेट। हैमलेट गांव के हैं। कौन से गांव के हैं? हैमलेट। ध्यान बनाए रहेगा। शेक्सपियर का एक प्ले भी है, और सर में लगाने वाला कहीं गलती मत कर देना, वो हेलमेट होता है। जो सर में लगाते हैं वो हेलमेट होता है, ये हैमलेट है। ठीक है, और हैमलेट शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी भी है। ठीक है, तो दी हैमलेट स्लीप। और यहाँ पर इस कविता में हैमलेट क्या है? एक छोटा सा गांव है, और स्लीप मीन्स सोए हुए। तो इस पूरी लाइन में ये बताया गया है कि इन छोटी छोटी नैरो सेल्स में जो हमेशा के लिए सोए हुए हैं, वो कौन सोए हुए हैं? हैमलेट गांव के फोर फादर सोए हुए हैं। फोर फादर का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों के लिए? पूर्वज। ठीक है, कौन होते हैं ये? पूर्वज। यानी कि पुराने देवदार के वृक्षों के नीचे उस सदाबहार वृक्ष की छाया में जहाँ घास जड़ी मिट्टी स्थान स्थान पर उभर आई है, और इस छोटे से गांव के पुरखे अपनी छोटी छोटी कब्रों में पड़े हुए सो रहे हैं। मतलब प्यारा सा है। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि कवि हमको बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लोग अत्यधिक साधारण कब्रों में पड़े हुए हैं। कवि के सामने क्या क्या देखने को मिला? कुछ जंगली पेड़ मिले, इनमें दो पेड़ों के नाम ध्यान रखना, एल्म ट्री और यू ट्री। यानी कि कुछ सदाबहार के पेड़ हैं, उन पेड़ों के नीचे छोटी छोटी कब्रें हैं। ये कब्रें नष्ट हो रही हैं, स्थान स्थान पर सतह पर ऊपर के लिए उभर आई, यानी कि टीले के समान बन गई हैं ये कब्रें कहाँ हैं? छोटे से गाँव के रहने वाले, जो हैमलेट गाँव के रहने वाले सीधे साधे निरक्षर पुरखों की हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। नेक्स्ट 5वां स्टेंजा देखो। दी ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस दी ब्रीथिंग मॉन। दी ब्रीजी का मतलब होता है ठंडी ठंडी, कॉल ऑफ इंसेंस सुगंधित, ब्रीदिंग हवा, मॉन का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग। दी सालो, सालो होता है अबाबील के, ट्विटरिंग उसके चहचहाने की आवाज़। कहाँ से आ रही है ये चहचहाने की आवाज़? फ्रॉम दी स्ट्राबोल्ड शेड, घास फूस की, बुल्ट मीस बने हुए, शेड मीस घोंसले में से। तो इस अबाबील की जो आवाज़ है वो घास फूस के बने हुए घोंसले में से आ रही है, और सुबह की जो हवा है मॉर्निंग की, वो बहुत ही सुगंधित प्यारी चल रही है। अब इसकी तीसरी लाइन में दी कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गे की, सिरिल मीन्स तीखी, क्लेरियन, क्लेरियन का मतलब होता है आवाज़, और अथवा दी इकोइंग हॉर्न, इकोइंग का मतलब होता है गूंजती हुई हॉर्न। एक प्रकार का हॉर्न समझ लो, ये भी आवाज़ है। नो मोर सेल, अब इनको नहीं, नो मोर सेल राउज, इनको नहीं उठा पाएगा। राउज मीन्स उठा पाएगा, दे मीन्स इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जो लोग इन कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। कहाँ से नहीं उठा पाएगा? फ्रॉम देयर लोयली बेड, इनके प्यारे प्यारे लोयली बेड से। यहाँ पर लोयली बेड कौन सी है? वही नैरो सेल्स हैं, छोटी छोटी कब्रें जिनके अंदर वो हमेशा के लिए सोए हुए हैं। तो अब चाहे पहले ये लोग, यहाँ पे ये कहे हैं कि पहले ये लोग जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी, सुबह में पक्षी चहचहाते थे, पक्षियों की चहचहाहट से, सालों की ट्विटरिंग से, या मुर्गा जब सुबह को बांग देता था, या जो आखेटक शिकारी होते थे वो अपना हॉर्न को इको करते हुए जाते थे। तो इन सब की आवाज़ को सुनकर के पहले ये लोग उठ जाते थे। कब? जब ये जीवित थे। लेकिन अब ये इन कब्रों में से सोए हुए हैं। अब चाहे मुर्गा इनकी कब्र पे आकर के बांग दे तो भी नहीं उठा पाएगा, चाहे ठंडी हवा कितनी भी चले, कुछ भी हो, लेकिन अब कोई भी इनको इनके लोयली बेड में से नहीं उठा पाएगा। पहली लाइन का इसमें मतलब ये हुआ कि सुगंधित प्रातःकाल की सुखद हवा मानो सबको जगाती है। अबाबील, दूसरी लाइन देखो, अबाबील अपने तिनकों से बने घोंसले में चहचहाती है।
तीसरी लाइन में मुर्गा जो है वो तीखी आवाज़ में बांग देकर जगाता है। और चौथी लाइन इसी की लाइन में है तीसरी की, आखेट के लिए जाते हुए लोगों के हॉर्न की आवाज़ गूंजती है। ये सब बातें अब इन लोगों को नहीं जगाएंगी। पहले ये सब बातें इन्हें पहले जगा दिया करती थी, परंतु अब ये कब्र में हैं, अब ये मर चुके हैं। अब ये चीज़ें इनको कोई भी इनके लोयली बेड से नहीं उठा पाएगा। अब स्टेंजा नंबर 6 देखो। स्टेंजा नंबर 6 में कहा गया है फॉर देम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? उन लोगों के लिए जो लोग बेग्रामीण जो अपनी कब्रों में सो रहे हैं, यानी कि जो अब मर चुके हैं। नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, अब इन लोगों के लिए कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा। यहाँ पर ब्लेजिंग हर्थ का मतलब होता है चूल्हा जलाना, यानी कि अब इनके घर में इनके लिए कोई रोटी नहीं बनाएगा, कोई चूल्हा नहीं जलाएगा। और कोई भी बिजी हाउसवाइफ इनके लिए शाम की तैयारियां नहीं करेगी। और बिजी हाउसवाइफ का मतलब कोई भी हाउसवाइफ। और प्लाई का मतलब होता है अपने आप को व्यस्त रखना, ठीक है। प्लाई हर इवनिंग केयर का मतलब होता है कि अपने पति अथवा स्वामी की सेवा के लिए ऐसे कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखना, यानी कि सजा सवा करके रखना। अब कोई भी पत्नी अपने स्वामी के लिए अपने आप को डेकोरेटेड करके सजा सवार करके नहीं रखेगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिफ्ट देयर साइड्स रिटर्न। नो चिल्ड्रन का मतलब कोई बच्चा, रन दौड़ता हुआ, टू लिफ्ट का मतलब होता है तुतलाते हुए बोलना या बचकाने लहजे में कुछ कहना। देयर अपने, साइड्स का मतलब यहाँ पर पिताजी के लिए फादर होता है। साइड्स रिटर्न यानी कि पिताजी के वापस आने पर। अब कोई भी बच्चा तुतलाते हुए उसके अपने पिता के वापस आने पर उनके पास दौड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो जीवित नहीं हैं। और अथवा क्लाइंब चढ़ेगा नहीं, हिज नीज अपने घुटनों तक, द एनवीज किस टू शेयर, इनवाइड किस टू शेयर। इनवाइट किस टू शेयर का मतलब होता है ईर्ष्यापूर्वक, यानी कि भाई या बहनों की प्रतियोगिता होती है, तुमने देखा होगा, जिसमें पिता को प्रथम चुंबन कौन प्राप्त करेगा। यानी कि पापा जब बाहर से घूम करके आएंगे तो सबसे पहले वो किसको चुंबन करेंगे, तुमने देखा होगा। तो उसी के सेंस में इसका यूज किया गया है, टू क्लाइंब। और तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही घर में पिताजी आए बस क्लाइंब हिज नीज, उनके घुटनों तक चढ़ गए, ठीक है। एंड द एनवाइड किस टू शेयर। और क्या पिताजी भी होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, प्यार में अपने बच्चों को चूमने लगते हैं। इस पूरे पैराग्राम में कवि अकेला अभी भी बैठा हुआ है, अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये जो कवि है ना, वो उन गरीब ग्रामीण जो वहाँ पर अपनी अपनी कब्रों में दफन हुए हैं, उनके भाग्य के बारे में सोच करके दुखी हो रहा है। कभी क्या कल्पना करता है, कल्पना ये करता है जब ये गांव के जो फोर फादर थे, पुरखे थे, जब ये जीवित थे तो एक प्रसन्न गृहस्थ जीवन व्यतीत किया करते थे, ठीक है। जब वे अपना कार्य समाप्त करके घर आते थे तो उनकी पत्नियां और उनके बच्चे घर पर उनका स्वागत करते थे। उनकी पत्नियां अपने पतियों को प्रसन्न करने और उनको आराम पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करती थीं, यानी कि वह हर वो काम करती थीं जिससे पति को हैप्पीनेस मिले। वह उनके तापने के लिए आग जलाती थीं, भोजन तैयार करके उनकी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती थीं भोजन तैयार करने के लिए। और इसी प्रकार उनके बच्चे भी बड़े प्रेम और स्नेह से अपने पिता के घर वापस आने की प्रतीक्षा करते थे। जैसे ही वे अपने पिता को लौटता हुआ देखते थे, ये लोग क्या करते थे, तुरंत दौड़ करके अपने पिता के घुटनों से लिपट जाते थे और उससे प्रथम चुंबन प्राप्त करने के लिए आपस में होड़ करते थे कि सबसे पहले चुंबन पापा हमको करेंगे। लेकिन अब पत्नियों और बच्चों के यानी कि पत्नियों के पति और बच्चों के पिता स्वागत करने के लिए इस संसार में अब जीवित नहीं हैं, अब वो मर चुके हैं।
स्टेंजा नंबर 7 देखो और इसकी पहली लाइन, उन्होंने कहा ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल ईल्ड। अक्सर वह किसान अपनी फसलों को सिकल से झुककर काटते थे। देयर फ्यूरो ऑफ्ट द स्टोवन ग्लेब हिज ब्रोक, मतलब अपने हल से वो कठोर जमीन को तोड़ते थे। स्टोवन ग्लीब यानी कि तोड़ते थे, कठोर जमीन को क्या करते थे, ब्रोक करते थे, तोड़ते थे। देयर फ्यूरो, फ्यूरो से मतलब हल, अपने हल से। तुमने देखा होगा जो लोहिया हल होता है उसको जब चलाते हैं तो लकीर सी बन जाती है खेतों में, उसी का जिक्र किया है। फिर अगली लाइन में उन्होंने कहा हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड। हाउ जोकंड, वो कितना खुश होते हैं। डिड दे मीन्स बे, अब यहाँ पर किसान के लिए बताया। ड्राइव देयर, ड्राइव हाँक रहे होते हैं। देयर टीम अ फील्ड, देयर टीम से मतलब यहाँ पर बैलों के लिए यूज हुआ है, बैलों की जोड़ी के लिए। जब वो खेत में अपनी बैलों की जोड़ी के साथ बैलों को हाँक रहे होते हैं तो हाउ जोकंड, ये लोग कितने खुश होते हैं। हाउ अबाउट द बूट्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और जब ये जीवित थे तो किस तरीके से अपनी कुल्हाड़ी का प्रयोग करके यानी कि स्ट्रोक करके, स्टडी का मतलब बहुत तेज़ी से प्रहार करके, स्ट्रोक मीन्स होता है प्रहार करते थे। ठीक है, बूट्स यहाँ पर वैसे तो जंगल होता है लेकिन यहाँ पर लकड़ियों पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके जो है उन लकड़ियों को जंगल में से गिरा देते थे। इसका मतलब ये हुआ। मतलब ध्यान से समझिएगा कि जो कवि है वो अभी भी गांव में, गांव के चर्चयार्ड में ही है। वह ग्रामवासियों के पुरखों के भाग्य के विषय में विचार अभी भी कर रहा है। गांव वालों के प्रसन्न जीवन का वर्णन करने के बाद जो है, जो थॉमस ग्रे हैं वो उनके अब यहाँ पर धंधे के विषय में बात करते हैं, प्रोफेशन के विषय में बात करते हैं, व्यवसाय के विषय में बात करते हैं। क्योंकि उनमें से अधिकतर किसान थे, अतः वे फसलों को उगाते और उसे अपने, जो हंसिया नहीं होता, हंसिया देखा होगा, एक प्रकार का औजार होता है, सिकल, हंसिये से काटते थे। वे बहुत ही एक्सपर्ट कृषक थे, सभी फार्मर थे। जब वे अपने खेत जोतते थे तो मिट्टी के कठोर परत को भी सरलता से तोड़ देते थे। किसान में बहुत ताकत होती थी जिससे कि बहुत ज़्यादा ज़मीन को उपजाऊ कर देते थे। वे इतने तगड़े होते थे, पुष्ट थे कि वे बड़े बड़े वृक्षों से को अपनी कुल्हाड़ी से, जितने ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष होते थे उसको अपनी कुल्हाड़ी के एक ही प्रहार से काट देते थे। तब उनके अंदर पावर थी जब वो जीवित थे, परंतु अब वे अपनी कब्रों में पड़े हैं। अब उनकी शक्ति और निपुणता समाप्त हो गई है। अब हम स्टेंजा नंबर 8 की बात करेंगे और इसकी पहली लाइन में कहा गया है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट, नहीं चाहिए, एम्बिशन, एम्बिशन से मतलब यहाँ पर एम्बिशियस पर्सन है, एम्बिशियस लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए बोला गया है। इसीलिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्योंकि एम्बिशन किसी का मौक नहीं उड़ा सकती। मौक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, बल्कि मजाक कौन उड़ाएगा, जो महत्वाकांक्षी लोग होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे। तो यहाँ पर थॉमस ग्रे कहते हैं लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर, देयर मीन्स उनके, यूजफुल टॉयल का मतलब होता है लाभकारी परिश्रम का, यानी कि उनके लाभकारी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसको, बड़े बड़े लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को, एम्बिशियस लोगों को। देयर, उनके होमली जॉयज, होमली का मतलब होता है साधारण, यहाँ पे होमली से मतलब घर वगैरह मत समझ लेना। देयर होमली जॉयज, उनके साधारण से आनंद होते थे। ठीक है, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, और उनके जो भाग्य होते थे वो अस्पष्ट होते थे, उनके भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। नार ग्रांड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, नार ग्रांड्योर, इन ग्रांड्योर शानदार लोगों को, हियर सुनकर, यानी कि उनकी इस बुरी स्थिति के बारे में सुनकर मुस्कुराना नहीं चाहिए। कैसी मुस्कुराहट नहीं करना चाहिए, विद आ डिस्डेनफुल स्माइल। डिस्डेनफुल स्माइल ऐसी मजाक खिल्ली उड़ाने वाली स्माइल होती है, यानी कि देखो मुस्कुराना दो तरीके का होता है, एक
खुशी से मुस्कुराना और दूसरा किसी की मजाक उड़ाते हुए हंसना। तो यहाँ पर हमें उनके इन साधारण से चीज़ों पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। मतलब ये है कि गांव की कब्र में दफनाए हुए ग्रामीणों का परिश्रम बड़ा उपयोगी है। वे साधारण वस्तुओं में आनंद प्राप्त कर लेते थे। उनका भाग्य अवश्य ही अंधकारपूर्ण था। अतः जितने भी ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, इन लोगों को उन ग्रामीणों की दशाओं का, परिस्थितियों का या गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धनी और ठाट बाट, जो धनी लोग हैं, जो ऊंचे ठाट बाट में रहते हैं, इन लोगों को गांव के गरीब और भोले भाले व्यक्तियों की जीवन गाथा को घृणा भरी मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। यानी कि दी शॉर्ट मीन्स छोटी सी, सिंपल एनल्स, सिंपल साधारण सा एनल इतिहास है आप दी पुअर, गरीबों का। यानी कि इन गरीबों के इन साधारण सिंपल इतिहास पर जो है इनको मुस्कुराना नहीं चाहिए और मुस्कुराहट के साथ इनको सुनना नहीं चाहिए। क्या? इनकी, इन भोले भाले गरीब व्यक्तियों की जीवन गाथा को। ठीक है, चलो अब स्टेंजा नंबर 9 में देखना, और इसकी पहली लाइन में क्या कहा गया है? दी बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, दी पंप ऑफ पावर। दी बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब होता है बड़े और प्राचीन कुल में पैदा होने का गर्व। कभी कभी तुमने देखा होगा लोगों को अपने बीबीए होने का बहुत घमंड होता है। बीबीए से मतलब मेरा कोई डिग्री नहीं है, बीबीए से मतलब बड़े बाप की औलाद होने का बड़ा घमंड होता है। तो बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, दी पंप ऑफ पावर, कि मैं बहुत पंप ऑफ पावर है, शक्तिशाली व्यक्तियों का बहुत पंप ऑफ पावर का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर कभी कहते हैं ऑल दैट ब्यूटी, या मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सुंदर व्यक्ति है तो अपनी सुंदरता का बहुत दिखावा करेगा, तो वो कहते हैं जितनी भी हमारी धन दौलत सुंदरता या कुछ भी होती है, ऑल डैट ब्यूटी वो सभी सुंदरता, ऑल डैट वेल्थ वो सभी धन दौलत, एवर गेव जो तुमको दिया गया है, गेव का मतलब एवर गेव जो तुम्हें भगवान के द्वारा नवाजा गया है, दिया गया है। अवेट्स अलाइक द इनविटेबल हावर, अवेट्स का मतलब होता है कि प्रतीक्षा करता है, अलाइक का मतलब उसी प्रकार, इन दी सेम वे। इनविटेबल हावर ऐसे समय, ऐसा समय जिसको टाला ना जा सके, यानी कि मृत्यु के क्षण। ठीक है, इनविटेबल हावर कहोगे किसको? मोमेंट ऑफ डेथ को। और पाथ, दी पाथ ऑफ ग्लोरी, आप कितनी भी प्रसिद्धि हासिल कर लीजिएगा, दी पाथ ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का रास्ता, पाथ मीन्स होता है रास्ता, ऑफ ग्लोरी प्रसिद्धि का, लीड्स मीन्स ले जाता है, और ये प्रसिद्धि का रास्ता कहाँ जा करके ख़त्म हो जाता है? बट टू द ग्रेव, कहाँ? ग्रेव में जा करके खत्म। बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं ये। ठीक है, मन में बसाने लायक। यहाँ पर कवि सिर्फ इतनी सी प्यारी बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि दूत बड़े आदमियों का गुणगान करते हैं, शक्ति की अपनी शान होती है, परंतु ए तथा बे जो कुछ भी या जो कोई भी सौंदर्य या धन से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ, मान लीजिए आपको भगवान ने बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया, बहुत ज़्यादा धन दौलत दी है, कुछ भी भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, सब कुछ समान रूप से एक दिन, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, उस दिन ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। प्रसिद्धि और सम्मान का मार्ग भी केवल कब्र की ओर ही ले जाता है, और कब्र में जाकर के ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। मेरे कहने का मतलब बहुत सीधा सा है और सिंपल सा है, मैं कहूँगा ज़रूर। इसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि ये जो ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण जो कुलीनता पर सेखी बखारने वाले लोग होते हैं, शक्ति पर अपना गर्व करने वाले लोग होते हैं, या सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, या धन के बल पर मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने कर अपनी शान बढ़ाने वाले सभी व्यक्तियों की प्रतीक्षा एक जैसा अंत होता है। अर्थात चाहे कोई, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, कुछ भी हो, सबका एक जैसा अंत होता है, अर्थात मृत्यु सबको आती है। ठीक है, और आपने कितने भी नाम कमाया हो इस दुनिया में, सभी का प्रसिद्धि, नाम, सभी मार्ग
ये जितने भी हमारे टोटल पूरे जीवन भर में जितने भी हम कार्य करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, ये सारी एक्टिविटी के सारे रास्ते कब्र की ओर ले जाते हैं। आशय ये है कि मृत्यु से आज तक कोई नहीं बच सकता, मृत्यु सबको आनी है। ठीक है, अब स्टेंजा नंबर 10 देखो। स्टेंजा नंबर 10 में कहा गया नॉर यू, यहाँ पर यूज किया गया है अमीर लोगों के लिए, या प्राउड यानी कि इतने घमंड के लिए, इम्प्यूट टू दीज फॉल्ट, इम्प्यूट का मतलब होता है दोष लगाना, ब्लेम लगाना, टू दीज फॉल्ट, इस फॉल्ट के लिए, इस मिस्टेक के लिए, इस कमी के लिए इन अमीरों के लिए जो है दोष नहीं लगाना चाहिए, इनके इन घमंड के लिए, इनके इस घमंड के लिए। अगली लाइन देखो, यदि इन गरीबों की याद में इनकी टुम्ब के ऊपर इन अमीरों ने कोई ट्रॉफीज रेज नहीं की, ट्रॉफीज का मतलब यहाँ पर मृत व्यक्ति की याद में बनाई गई इमारत, और रेज मीन्स होता है बनाना, कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है, इनके इस प्राउड के लिए इनको दोषी मत ठहराओ कि इन्होंने इन गरीबों की मेमोरी में कोई भी टुम्ब नहीं बनाया, कोई भी टुम्ब, नो ट्रॉफीज रेज, यानी कि किसी तरीके की कोई इमारत इनकी याद में नहीं बनाई। अगला, बेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन आइजल, आइजल का मतलब होता है गलियारे, ठीक है, गैलरीज के लिए बोलते हैं। एंड फ्रेटेड बाउल्ट, फ्रेटेड बाउल्ट का मतलब लिख लो डेकोरेटेड रूफ के लिए सजाई गई छतें नहीं होती, उनको हम फ्रेटेड बाउल्ट कहते हैं। पीलिंग का मतलब होता है बजती हुई, कोई बजती हुई घंटियाँ नहीं होती हैं, बजती हुई घंटियाँ। एंथम का मतलब गीत, और स्वेल्स का मतलब होता है स्प्रेड अराउंड, जब वो घंटियाँ बजती हैं, जब वो एंथम बजता है तो उसकी आवाज़ स्वेल्स हो जाती है। स्वेल्स का मतलब होता है चारों ओर फैल जाती है। दी नोट ऑफ प्रेज, दी नोट ऑफ प्रेज का मतलब होता है, नोट मीन्स गीत ऑफ प्रेज, प्रशंसा में गाया हुआ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा कि ग्रामीणों के मृतक पुरखे बिना मान सम्मान के दफनाए गए। उनको जब दफनाया गया तो किसी तरीके का, जिस तरीके का मान सम्मान इन बड़े लोगों को मिलता है उस तरीके का मान सम्मान इन गरीबों को नहीं दिया गया। इसमें उनका दोष नहीं है, वह अपरिचित रहे क्योंकि वे बहुत गरीब लोग थे। अमीर आदमियों को संबोधित करते हुए इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में टॉमस ग्रे कहते हैं कि उनको बेचारे ग्रामीणों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यदि उनके मित्रों ने, उनके मित्र किसको बोला गया, उन अमीर लोगों को बोला गया है कि उन अमीर लोगों ने उनकी कब्रों पर कोई स्मारक नहीं खड़े किए हैं, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है और ना ही उनको दोषी ठहराना चाहिए। इस गांव के किसानों को बाहर दफनाया गया। अब आगे अंतर बताते हैं उन गरीब किसानों और अमीर लोगों के लिए कि दफनाने में भी किस तरीके का विभेद है। इस गांव के गरीब किसानों को बाहर, चर्च के बाहर दफनाया गया, जबकि अमीरों को गिरजाघर के ग्रेवयार्ड के अंदर दफनाया गया। गरीबी और अमीरी के अंतर के लिए कौन जिम्मेदार है, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। इस गरीबी और अमीरी में जो अंतर है इतना बड़ा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। गरीब ग्रामीणों का ये दोष नहीं है, इसमें इन गरीबों का किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है कि उनकी कब्र पर विशाल और सुंदर के स्मारक नहीं बनाए गए, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता, या उनके मरने के बाद शोक गान से गिरजाघर नहीं गूंजा, शोक गान से एंथम या घंटियां नहीं बजाई गईं। वे लोग बगैर सम्मान और गान के दफन कर दिए गए। उनको ना तो कोई गीत गाया गया, ना ही घंटियां बजाएंगी, ना ही कोई सम्मान, इन सभी के बिना ही उनको दफन कर दिया गया। पर क्या इन मृतकों को, जो ये मरे हुए हैं, जो इन नैरो सेल्स में दफन हैं, इन मृतकों का कोई दोष माना जा सकता है? ठीक है, तो साथियों इस पैराग्राफ में बस इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही। ये हमने 10 स्टेंजास तक डिस्कस कर दिए। अगर पूरी पोइम एक साथ डिस्कस करेंगे बहुत लंबी पोइम हो जाएगी, तो ये पूरी पोइम हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 10-10 स्टेंजा करके, और टोटल 32 स्टेंजा हैं, तो लास्ट वाली वीडियो में 12 स्टेंजा कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।